गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप जो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ पढ़ रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक ले आया हूँ परिमेय और परिमेय संख्या, रेशनल इरेशनल नंबर पे। तो आज हम इस पर जिक्र करेंगे और बातें करेंगे कि कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, गलतियाँ कहाँ होती हैं, क्या क्या टॉपिक होते हैं, क्या इसकी विशेषताएँ होती हैं, क्या इसकी परिभाषाएँ होती हैं। तो ध्यान से समझिएगा, कहीं गलती नहीं होगी। एक बार पढ़ेंगे याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे, आगे जाकर टेट, सुपर टेट, इन सब में परिमेय संख्याएँ एक्चुअली बहुत लंबी सिलेबस भी है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं एक बार इसे और इनकी परिभाषाओं को फिर से समझते हैं। अब परिमेय संख्या की बात कर देते हैं। इससे भी पहले मैं बात कर लूँ दोस्तों, परिमेय और परिमेय संख्याएँ, आपने नाम सुना होगा वास्तविक संख्याओं की भी। वास्तविक संख्या, तो मैं बता दूं आपको, वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या के ही दो रूप हैं। वास्तविक संख्या के दो रूप हैं, एक जो है परिमेय है, एक परिमेय है और एक अपरिमेय है। वास्तविक संख्याओं के ये दो रूप परिमेय परिमेय संख्या है। ठीक है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो है वास्तविक संख्याएं होती हैं। सभी परिमेय परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं परिभाषाओं पर और जिक्र करते हैं क्या होता है। अब परिमेय संख्या की मैं बात कर लूँ तो परिमेय संख्या की परिभाषा जो होती है मेरे दोस्त, तो ये कहा जाता है वे संख्याएं जो P बाई Q के रूप में लिखी जा सकें, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर P का मान 0 हो जाए, हाँ बात हो रही थी P के मान पे। अब परिमेय संख्या क्या हो गई, P बाई Q के रूप में जो संख्याएं लिखी जा सकती हैं वो परिमेय संख्याएं होती है, जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, 0 नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान देना है, जस्ट बता रहे हैं क्यों नहीं होना चाहिए 0। हाँ, P का मान अगर मैं बात करूँ 0 होना चाहिए या फिर नहीं, P का मान 0 हो सकता है परिमेय संख्याओं के रूप में। P बाई Q अर्थात अंश बटे हर। P जो है अंश हो गया तो Q हर है। अब Q का मान 0 नहीं है तो Q, आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगर किसी भी संख्या में हम 0 से भाग दें, किसी भी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो अनंत प्राप्त होता है, इनफाइनाइट आता है, अपरिभाषित आता है ना। तो किसी भी संख्या में जब 0 से भाग दिया जा रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, तो ऐसे केसेस में जो है ये परिमेय संख्या नहीं रही, क्योंकि परिमेय संख्या को कहा गया है कि Q का मान अगर 0 हुआ, हर का मान 0 हुआ, तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो अगर कोई संख्या मैं लिख दूं, ठीक है, 12/0 लिख दूं और पूछ लिया जाए कि ये 12/0, 12/0, ठीक है, तो ये परिमेय है या अपरिमेय, तो आप तुरंत बताएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ तो Q का मान 0 हो गया, अर्थात ये परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है इतना? P का मान 0 होता है, इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, अब हमने ये भी पढ़ा, ये मैंने तो ये पढ़ लिया कि अगर किसी संख्या में 0 से भाग दे रहे हैं तो इनफाइनाइट प्राप्त हो रहा है। अब ये चीज़ देख लीजिए, अगर 0 में हम किसी भी संख्या से भाग दें तो क्या प्राप्त होता है। 0 में किसी भी संख्या से अगर हम भाग दे रहे हैं तो 0 प्राप्त होता है। अब यहाँ कोई कंडीशन नहीं है परिमेय के लिए कि जो है अंश का मान 0 हो या न हो। हाँ, 0 होगा, हर का मान 0 नहीं है तो वो चल जाएगा, वो परिमेय संख्या है। अगर अब मैं बात करूँ 0/2 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप कहोगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब दूसरी चीज़ ये आ जाती है 0, ये जो शून्य है, शून्य परिमेय है या अपरिमेय, आपसे पूछा गया है। ठीक है, डीएलएड एग्जामों में, टेट के एग्जामों में भी पूछा गया है, तो ये विशेष ध्यान देंगे आप। अगर मैं शून्य की बात करूँ, 0 की मैं बात करूं और ये मैं कह दूं कि परिमेय है या अपरिमेय, परिमेय है या फिर अपरिमेय, तो आप क्या बताओगे। तो ध्यान दीजिए, हमने परिभाषा क्या पढ़ा परिमेय के लिए, P बाई Q, जहाँ Q का मान 0 ना हो, P का मान 0 हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर मैं कहूं कि 0 परिमेय है, अपरिमेय, अच्छा एक चीज़ और है, अपरिमेय की परिभाषा तो मैंने बताया नहीं। चलिए ठीक है, अपरिमेय को भी जान लीजिए, फिर 0 पर डिस्कस करते हैं।
फिलहाल मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है तो क्यों है यह भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 0 एक परिमेय संख्या है तो क्यों है यह भी मैं बता रहा हूँ। हाँ, उससे पहले कि जो है हम अपरिमेय की भी परिभाषा जान लेते हैं, जैसे कि परिमेय के जान लिया है, क्लियर है। अपरिमेय के लिए ये कहा गया वे सभी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके जहां हर का मान q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह से अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या में कहा जाता है वे सभी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में न लिखी जा सके, वे सभी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में न लिखी जा सके अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल ज्ञात कर पाना असंभव हो या फिर मुश्किल हो, हाँ, तो ऐसी संख्याएं क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। यहाँ ये कंडीशन आ जाता। अब रही बात 0 की, अब रही बात 0 की, तो 0 को कहा गया कि ये एक अपरिमेय संख्या है। 0 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे है, मैंने बताया कि 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग दे रहे हैं तो 0 आ जा रहा है, ठीक है। 0 में किसी भी संख्या से भाग दे रहे हैं 0 आ जा रहा है। ये भी कहा कि अगर p का मान p बाई क्यू था, मैंने कहा q का मान 0 नहीं होना चाहिए, p का मान 0 हो सकता है, अंश का मान 0 होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए परिमेय के लिए। तो यहाँ जो है p का मान 0 है, p बाई क्यू, क्लियर है। p का मान 0 है लेकिन q का मान 0 नहीं है, और यही तो कहा गया q का मान 0 नहीं होना चाहिए, p का मान 0 अगर हो गया तो चल जाएगा और वो परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो है ये 0 एक परिमेय संख्या भी है। इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब परिमेय संख्याओं पर विशेष जो नियम होते हैं, विशेष टॉपिक जो होती हैं, जो पूछे जाते हैं, जो ध्यान देने वाली बातें होती हैं, ठीक है, उनको हम जानते हैं। जहाँ गलतियाँ कर जाते हैं, छोटी सी टॉपिक रहती गलत करके आ जाते हैं जल्दबाजी में, ठीक है, तो ये गलतियाँ नहीं होगी आपसे, ये मेरा वादा है। बस ध्यान से आप देखिएगा इस वीडियो को और समझिएगा। अब देखिए बात क्या होती है, आपसे अक्सर पूछा क्या जाता है, ठीक है। अब आपसे ये पूछ लिया जाता है किसी भी एक परिमेय संख्या को कितनी बार लिखा जा सकता है, किसी एक परिमेय संख्या को कितनी बार लिखा जा सकता है। तो आप क्या बताएंगे अगर आपके पास 4 विकल्प हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, अनंत बार, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, किसी एक परिमेय संख्या को कितनी बार लिखा जा सकता है, क्लियर। अगर आपको ऑप्शन दे दिया 1, 2, 3 अनंत, नेक्स्ट ऑप्शन एक और ले लेता हूँ, होते 4 हैं, ठीक है, कोई नहीं। तो अब अगर यहाँ हम बात करें कि किसी एक परिमेय संख्या को कितनी बार हम लिखते हैं, कितनी बार लिखा जा सकता है, तो कोई 1 बताएगा, 2 बताएगा, अनंत बताएगा, कोई कहेगा इनमें से कोई नहीं ना। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं बता दूं, किसी एक परिमेय संख्या को अनंत बार, अनंत रूपों में लिखा जा सकता है। ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपको ये पूछा जाए तो अनंत आप लगा के चले आइएगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, किसी एक परिमेय संख्या को अनंत बार लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। एक छोटा सा मान मैं 1/2 ही लिख लूँ, इसे कितने रूपों में लिख सकते हैं, 1/2 को 8/4 भी लिख सकते हैं, 10/5 भी लिख सकते हैं, 20/10 भी लिख सकते हैं, 40/20 भी लिख सकते हैं, 30/15 भी लिख सकते हैं, क्लियर है। ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन देखिए 1/2 का रूप ही है, सबको काटिए 1/2, 1/2, 1/2 आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे न जाने कितने रूपों में आप लिख सकते हो। 1/2 एक परिमेय संख्या है और इसे कितने रूपों में लिख सकते हो, अनंत रूपों में लिख सकते हो। तो यहाँ से पता चल जाता है कि जो है किसी एक परिमेय संख्या को कितनी बार लिखा जा सकता है। दूसरी टॉपिक ये आ जाती है, सेकेंड पॉइंट, अक्सर पूछा गया आपके सेमेस्टर एग्जामों में, किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आपको याद रखना है
किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। मैं इसे लिख देता हूं नोट के तौर पे। किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। इस चीज को याद रखिएगा, ये एक ऐसा पॉइंट है, कई बार पूछा गया है आपको, आपके सेमेस्टर एग्जामों में कई बार पूछा गया है, कंपटीशन एग्जामों में पूछा गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगली पॉइंट जो आ जाती है पाई के बारे में। अब पाई के बारे में पूछा जाता है कि पाई क्या है, परिमेय है या फिर अपरिमेय। कह दिया कि पाई परिमेय है या अपरिमेय। परिमेय, पाई परिमेय है या फिर अपरिमेय। अब अगर आपको इस तरह से पूछा जाए, देखिए प्रश्न कैसे बनते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बनते हैं, पाई दे दिया, ठीक है, कहा कि पाई है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पाई के बारे में जब जिक्र होगा ना, तो पाई को आपको बताना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई का मान 22/7 होता है। इसका मतलब ये नहीं कि 22/7 होता है तो इसको हम परिमेय बता दें, ठीक है, परिमेय बता दें, नहीं। पाई के बारे में जिक्र किया है, पाई एक अपरिमेय संख्या, ये लगा के चले आना। पाई का मान 0.314 भी होता है, ठीक है। सॉरी देखिए मिस्टेक हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ देखते हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पहला तो ये जाने, दूसरा ये जान गए, ठीक है। आगे देखते हैं इस पर और किन किन प्रकारों से जो है हमारा सवाल बन सकता है। परिमेय अपरिमेय में कितने प्रकार से हमारे और सवाल बन सकते हैं, क्लियर है। तो चलिए अब थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ों पर हम बात करते हैं, परिमेय और अपरिमेय की, इम्पोर्टेंट चीज़ों पर, ठीक है। अब रही बात अपरिमेय की, ठीक है, तो परिमेय के बारे में तो हमने बहुत जाना। अब रही बात अपरिमेय की, तो जो इसमें इम्पोर्टेंट बात होती है, अपरिमेय को कहा गया कि अपरिमेय संख्याएं p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। लिखी जा सकती। अब देखिए p/q के रूप में न लिखे जा सकने का अर्थ क्या है। जैसे मैं √2 की बात करूं, 2 √2 की बात करूं, √3 की बात करूं, 5 √3 की बात करूं। अब मैं ये कहूं कि ये जो है सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, तो बिल्कुल सही है, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब p/q के रूप में न लिखी जा सकने का अर्थ ये है कि वे सभी संख्याएं जिनका वर्गमूल ज्ञात कर पाना असंभव हो या फिर मुश्किल हो, दशमलव के रूप में हो, ऐसा दशमलव जिसकी पुनरावृत्ति या फिर आवर्त दशमलव के रूप में हो, ठीक है। तो ऐसे संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाते हैं, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। √2 का मान निकालना है, √2 का, तो √2 का अगर मान निकालना है अर्थात वर्गमूल निकालना है, तो आप भाग विधि लगाने जाएंगे, देखेंगे दशमलव में आएगा। और एक ऐसा दशमलव जो असीमित होगा या फिर आवर्त होगा। असीमित और आवर्त को समझिए। आवर्त क्या होता है, दशमलव के बाद आए हुए अंकों का पुनरावृत्ति होना आवर्त दशमलव कहलाता है। जैसे 1.414 मैं कह दूँ, 0.414, फिर 414, फिर 414, ठीक है।
तो इसी प्रकार से अगर आ रहा है, देखिए 3-3 अंकों का जो है पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आवर्त दशमलव, और एक हो जाता है सीमित और असीमित। अब असीमित देखिए, असीमित क्या होता है, कभी कभी हम मान निकालते हैं, जैसे आ जाता है दशमलव के बाद 1 7 3 2 1 4 5 6, मतलब कुछ इस रूप में आता है कि अंकों की पुनरावृत्ति होती ही नहीं है। यहाँ तो 3-3 अंकों की पुनरावृत्ति हो गई, ये क्या हुआ, आवर्त दशमलव हो गया, ये हो गया आवर्त दशमलव, ठीक है। और ये हो गया असीमित, असीमित, असीमित दशमलव जिसकी कोई सीमा नहीं है। दशमलव के बाद अंक चले जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, ठीक है, पुनरावृत्ति भी नहीं हो रहा है, ठीक। तो ऐसे रूप में अगर आ रहा है किसी संख्या का मान, तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। और इन सब का मान अगर निकालेंगे तो या तो वो आवर्त में आएंगे या फिर असीमित दशमलव के रूप में ही इनका मान आएगा। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये अपरिमेय संख्या है। क्लियर है इतना, इन संख्याओं का वर्गमूल निकाल पाना। चलिए अब और बात करते हैं। अब हम एक साथ जब दोनों को जान लिए हैं, परिमेय अपरिमेय को जान लिए हैं, हम ये भी जान लिए हैं कि ये परिमेय और अपरिमेय वास्तविक संख्याओं के दो रूप हैं। तो अब परिमेय अपरिमेय पर और जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट। अब आपसे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होता है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपको देखिए बताना क्या है, समझिए पहले बात को। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होता है, अंतर क्या होता है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, परिमेय प्राप्त होगा कि अपरिमेय। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। अगर मैं कहूँ कि 2 क्या है, तो आप कहोगे एक परिमेय संख्या है। मैं कहूँ √2 क्या है, आप कहोगे एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, इनको मैंने जोड़ दिया। अब पूछ लिया गया कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग जो बन के आया वो परिमेय बना कि अपरिमेय। तो हमेशा याद रखिएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग जो होता है वो अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। क्लियर रहेगा, भूलेंगे नहीं। परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब अगर मैं बात करूं 10 + √5, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 10 जो है, केवल 10 की बात किया जाए, केवल 10 की, तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये एक परिमेय संख्या है, p/q के रूप में है, q का मान 0 नहीं है, ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है। अब केवल √5 की बात किया जाए तो इसका वर्गमूल ज्ञात कर पाना असंभव है, मुश्किल है, हार्ड है, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, इनको हमने जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद ये पूरी संख्या क्या प्राप्त हो गई, अपरिमेय संख्या प्राप्त हो गई। आप अगर इसे परिमेय संख्या बना देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस टॉपिक को, परिमेय और अपरिमेय का योग जो है अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर है इतना, ये पहली बात रही। अब हम समझते हैं कि अंतर क्या होता है। तो टॉपिक को मैं लिख देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर अपरिमेय आएगा, ठीक है। तो ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है आपको समझने के लिए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो योग होगा वो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। क्लियर है। दूसरी चीज देखिए, अंतर को समझते हैं। अगर परिमेय और माइनस अपरिमेय हो, परिमेय और अपरिमेय हो, तो क्या प्राप्त होगा। तो याद रखिएगा, योग और अंतर दोनों अपरिमेय प्राप्त होते हैं।
अपरिमेय संख्या। गुणा की बात किया जाएगा तो गुणा भी अगर एक परिमेय का एक अपरिमेय का हुआ तो वो भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगा। अगर मैं कहूँ परिमेय गुणित अपरिमेय तो क्या प्राप्त होकर आएगा, अपरिमेय ही आएगा। क्लियर है? अब देखते हैं कैसे, ध्यान दीजिए। अगर मैं कहूँ कि एक परिमेय संख्या 5 है, माइनस √3 कर दूं तो एक परिमेय माइनस एक अपरिमेय, और ये पूरी संख्या क्या बन गई, अपरिमेय संख्या बन गई। क्लियर है? परिमेय और अपरिमेय का गुणा देखते हैं। अभी मैंने लिखा था 2√2, ये देखिए 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इनका मल्टीप्लाई हुआ है, गुणा हुआ है, तो ये गुणनफल पूरा, ये पूरी संख्या क्या हो गई, अपरिमेय हो गई। क्योंकि हमने पढ़ा है ये कंडीशन, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणा भी जो होता है वो क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे आते हैं और देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। अब उम्मीद है कि आपको परिमेय अपरिमेय में कभी दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपने अच्छे से समझा है, देखा है इस वीडियो को। तो ध्यान दीजिए, परिमेय अपरिमेय को जानने के बाद अब हम बात करते हैं प्रश्नों पर, और प्रश्न बनते कैसे हैं, किस प्रकार से बनते हैं। अगर एक मैं क्वेश्चन आपको दूं और ये पूछूं कि दिए गए विकल्पों में परिमेय परिमेय संख्या है। अब आपसे अगर ये पूछ लिया है कि दिए गए विकल्पों में परिमेय संख्या है, तो मैं आपको 4 विकल्प दे रहा हूँ। √2, √3, √10 और √60। ठीक है, ये आपको 4 विकल्प हो गए। क्लियर है? दिए गए विकल्पों में परिमेय संख्या है तो आपको बताना है। अब आपके दिमाग में ये सेट है, सर जी तो बताएं, जो संख्याएं करड़ी में होती हैं, जो करड़ी में आ गई वो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। क्योंकि करड़ी में आ गई तो अपरिमेय संख्या नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि करड़ी में आ गई तो अपरिमेय संख्या। जिनका वर्गमूल निकाल पाना मुश्किल हो, जिनका वर्गमूल निकाल पाना मुश्किल हो। तो अब हम बात करते हैं। देखिए यहाँ लड़के गलत करके आ जाते हैं, है ना। अगर इसी में एक विकल्प होता, इनमें से कोई नहीं, एक विकल्प होता कोई नहीं, तो ज़्यादातर लड़के ये लगा के आ जाते हैं कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में सेट है कि करड़ी वाली संख्याएं क्या हो जाती हैं, अपरिमेय हो जाती हैं। तो ये पूरी तरह से गलत करके आ जाते जल्दी से, है ना। तो ये करड़ी को दिमाग से निकालिए, बस इतना समझिए कि जिनका वर्गमूल निकाल पाना असंभव हो, हार्ड हो, मुश्किल हो, भाग विधि लगाना पड़ जाए, ठीक है, तो वहाँ अपरिमेय संख्या आती है। और ज़रूरी यह नहीं कि सभी संख्याएं अपरिमेय हों। अब रही बात √16 की, भाई 2 का वर्गमूल निकाल पाना मुश्किल है, 3 का, √3 का, √10 का। तो ये तीनों संख्याएं अगर देखा जाए तो इनका वर्गमूल निकालना संभव है, तो ये तीनों संख्याएं क्या हो गई, अपरिमेय नहीं होंगी। क्लियर है? √16 मैंने कहा कि जिनका वर्गमूल निकल जाए वो क्या हो जाएंगी, परिमेय हो जाएंगी। जिनका वर्गमूल निकल जाए, है ना, वो परिमेय हो जाएंगी, और जिनका न निकल पाए अपरिमेय। तो देखिए अब 16 की बात करते हैं। करड़ी को देखकर आप गलती नहीं करेंगे। अब 16 की बात करते हैं। अगर 16 का वर्गमूल हम कहें निकले तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 × 4 निकल के कहा गया 4। तो 16 का वर्गमूल निकल के क्या आया भाई, 4। और 4 क्या है, 4 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q को अगर इसे रूप में लिखा जाए तो 4/1, p का मान 4 है, q का मान 1 है, 0 तो है नहीं, 0 होता तो परिमेय नहीं होता। तो यहाँ से ये पता चल जा रहा है कि ये जो √16 है, 16 है, वो क्या है, ये परिमेय संख्या है मेरे दोस्त। क्लियर है? चलिए क्लियर है तो एक और बता दीजिए, बिल्कुल इसी टॉपिक को मैं जो है विकल्प चेंज कर दे रहा हूँ और छोटे में बात करता हूँ।
√5 √7 2 √2। अब मैं यहाँ कर देता हूँ 2 √4 और एक और देता हूँ। मैं 5 विकल्प बना दे रहा हूँ, कोई नहीं, ठीक है। एक विकल्प मैंने और दे दिया और आपसे पूछ लिया गया कि दिए गए 5 विकल्पों में ठीक है, परिमेय संख्या कौन सी है, ठीक है। तो आपको अब देखना है, तो अभी आपने पढ़ा क्या था? अभी आपने ये पढ़ा था कि परिमेय अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा सब अपरिमेय हो जाते हैं। अपरिमेय अपने हिस्से में ले लेता, भाई तू मेरे साथ योग करने आया है, ठीक है, गुणा करने आया, मेरे साथ आ जा, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, दिए गए विकल्पों में भाई कौन सी परिमेय संख्या है, तो अगर आप देखें तो ये परिमेय संख्या है नहीं, अपरिमेय है। ये भी क्या है, अपरिमेय है। अब आपने ये पढ़ा है कि सर जी ने तो बताया है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय हो जाता है। बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ ये भी तो देखा जाता है कि वो जो करड़ी वाली संख्या है उसका वर्गमूल निकाल पाना संभव है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा 2 तो 2 है और √2 का निकाल पाना मुश्किल है। तो यहाँ से हमने देखा कि ये जो 2 संख्याएं हैं 2 और √2, एक परिमेय है एक अपरिमेय है। तो ये क्लियर हो जा रहा है कि ये जो है टोटली अपरिमेय संख्या है ना। अब बात आ जाती है कि 2 √4 की, तो यहाँ एक परिमेय है, ये तो क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कि √4 जो है वो परिमेय है क्या अपरिमेय। तो हमने ये कहा कि जिनका वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय है, जिनका ना निकले वो अपरिमेय है। तो 4 का वर्गमूल तो निकल जाता है ना, √4 का। √ अगर 4 है तो इसका वर्गमूल निकलेगा 2 × 2 एंड आ जाएगा ये 2 का जोड़ा बना और निकल गया। तो 4 का वर्गमूल क्या आया, 2। तो हाँ 4 का वर्गमूल क्या आ गया भाई, 2। अब √4 अगर एक परिमेय संख्या है और 2 भी एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय और इंटू परिमेय का जो हो रहा है, परिमेय और इंटू परिमेय का जो हो रहा है वो टोटली क्या हो जाता है, परिमेय संख्या। क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या ही आएगा, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या आएगा, 2 परिमेय संख्याओं का घटाना परिमेय संख्या आएगा, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखिएगा। तो यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि ये विकल्प अपना सही है, ठीक है। कोई नहीं, कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो करड़ी को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, करड़ी को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे प्रश्नों पे बात करते हैं, आगे टॉपिक पे बात करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं सह अभाज्य संख्या के बारे में। देखिए यहाँ भी गलतियाँ हो जाती है, इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके सेमेस्टर एग्जामों में। सह अभाज्य संख्या होती क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल को जानते हैं, फिर इनके प्रश्नों को जानते हैं। तो सह अभाज्य संख्याओं को जानिए। सह अभाज्य संख्याएं 2 संख्याओं का सिंपल भाषा का प्रयोग, ठीक है, बिल्कुल सिंपल भाषा का प्रयोग करके मैं आपको बता रहा हूँ। यदि कोई 2 संख्याएं हैं और उनका मसह ज्ञात किया जाए और उनका मसह 1 आए, किन्हीं 2 संख्याओं का यदि मसह 1 हो तो वो दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्या होगी। क्लियर हो रहा है, केवल 2 संख्याएं, 2 संख्याओं का यदि मसह 1 प्राप्त हो रहा हो तो वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होंगी। क्लियर है इतना। जैसे देखते हैं वो 2 संख्याएं क्या होती हैं, मसह क्या होता है। अभी चैप्टर पढ़ा है मसह को बताने के लिए, आगे वीडियो में नेक्स्ट क्लासेस में आपको मसह बताया जाएगा। तो देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं, प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है, हाँ, जिनका मसह 1 आता है। अगर मैं बात करूं 2 और 3 की और बात करूं कि इनका जो है मसह बताओ, तो मसह क्या होता है, दिए गए संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है वो संख्याओं का मसह होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब मिलता हुआ गुणनखंड, मिलता हुआ फैक्टर। जैसे अगर मैं बात करूं 2 और 3 का मसह, तो 2 का फैक्टर अगर मैं करूं तो आएगा 1 गुणित 2, 3 का फैक्टर करूं गुणनखंड करूं तो 1 गुणित 3,
मस क्या होता है? मस होता है कि किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का मस वह संख्या है जो इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड तो यहाँ एक है, तो 2 और 3 का मस क्या हो रहा है? 1। 2 और 3 का मस 1 हो रहा है। और आपको कहा गया कि यदि दो संख्याओं का मस 1 हो, दो संख्याओं का मस 1 हो, तो वो कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्याएं। तो अगर मैं कहूँ 2 और 3 सह अभाज्य संख्या है या नहीं, तो आप कहोगे बिल्कुल है, क्योंकि इनका मस हमने ज्ञात किया और 1 प्राप्त हुआ। और मस क्या होता है? 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन फैक्टर। क्लियर है? ये देखिए मैंने फैक्टर किया, 1 कॉमन था दोनों के फैक्टर में, 1 लिया तो 2 और 3 का मस आ गया। आगे देखते हैं का परिभाषा याद रहेगा। किन्हीं दो संख्याओं का यदि मस 1 प्राप्त हो रहा है तो वो संख्याएं सअभाज्य होंगी। इतना क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं कहूँ 2 और 4 और पूछ लिया गया कि ये दोनों संख्याएं जो है सअभाज्य है या नहीं, तो आप क्या बताओगे? आप इनका फैक्टर करोगे, देखोगे कि इनका मस 1 आ रहा है कि नहीं। अगर 1 आ गया तो तुरंत पता चल जाता है कि क्या है? सअभाज्य है। तो फैक्टर करके हम देखते हैं। 2 का फैक्टर किए क्या आ गया? 1 गुणित 2। 4 का फैक्टर किए क्या आएगा? 1 गुणित 2 गुणित 2। क्लियर है? अब इनका मस देखते हैं। तो मस क्या कहलाता है? कॉमन फैक्टर ही मस होता है। कॉमन क्या क्या हो रहा है? 1 कॉमन हो रहा है, उसके अलावा 2 भी कॉमन हो रहा है, अर्थात 2 1 का 2 आ गया। अब इन दोनों संख्याओं का 2 और 4 का तो मस 2 आ गया, 2 आ गया। तो क्या मेरे दोस्त ये बताओ ये सह-अभाज्य है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि आपको तो बताया गया कि सह-अभाज्य संख्याओं का मस 1 होना चाहिए, है ना। तो इसका मस तो आ गया 2। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये दोनों संख्याएं सह-अभाज्य नहीं है। एक और देख लेते हैं, बिल्कुल एक और देख लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि 5 और 7 कहूं कि ये संख्या सह-अभाज्य है या नहीं, तो आप क्या बताओगे? अब आप सह-अभाज्य की परिभाषा पता है, ये पता है कि अगर इन दोनों संख्याओं का मस निकाला जाए और 1 आ जाएगा तो सह-अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्लियर है? तो चलिए निकाल के देखते हैं। 5 का फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, और 5 का फैक्टर 1 × 5 आ जाएगा, है ना। 7 का कर लिए, 1 गुणित 7 आ गया। मस क्या कहलाता है? इन दोनों संख्याओं का मस ज्ञात किया, मस कहलाता है कॉमन फैक्टर। कॉमन हमने देखा मिलता हुआ केवल 1 है, और कोई अंक तो मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है, अर्थात मस आ गया 1। और जिस 2 संख्याओं का अगर मस आ गया 1 तो वो क्या हो जाएंगे? सह-अभाज्य संख्या। क्लियर हो गया? भूलेंगे नहीं। अब देखिए विकल्प किस तरह से दिए जाते हैं, प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। ये चीज कहेगा सह-अभाज्य की परिभाषा दीजिए, सह-अभाज्य की परिभाषा दीजिए। कोई 2 उदाहरण भी बताइए, कोई 2 उदाहरण भी, 2 सह-अभाज्य संख्याओं को भी लिखिए, 4 सह-अभाज्य संख्याओं को लिखिए, 6 सह-अभाज्य संख्याओं को भी लिखिए। ठीक है? तो आप तुरंत बताओगे यदि 2 संख्याओं का, किन्हीं 2 संख्याओं का मस यदि 1 हो तो वो सह-अभाज्य संख्या होगी। अब अगर आपसे पूछ लिया कि 2 4 संख्याएं भी लिख दीजिए सह-अभाज्य, तो आप तुरंत लिख देना 9 गुणित 11। ठीक है? एक सह-अभाज्य, क्योंकि इनका मस निकालेंगे तो 1 आएगा। 5 गुणित 7, ठीक है, 2 गुणित 3, ठीक है, 3 गुणित 11 कर लीजिए, 14 कर लीजिए, है ना। ठीक है? तो ये सब क्या हो रही हैं? ये सब सह-अभाज्य संख्या, क्योंकि इन सब का जो है मस 1 आ रहा है। क्लियर हो गया? अब यहाँ तक हो गया, सह-अभाज्य भी क्लियर हो गया। अब आते हैं आरोही और अवरोही पर। देखिए यहाँ भी पूछा जाता है, आरोही अवरोही पर भी जो है प्रश्न बनते हैं। आपका फंडामेंटल जो है समाप्त होने वाला है। आज के इस वीडियो में जितने भी फंडामेंटल की टॉपिक थी मैंने आपको बता दिया है। कल से आपको नेक्स्ट पढ़ाया जाएगा। उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होंगे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि जो है और लोगों के पास जो है वीडियो पहुंच सके। जितने भी आपके फ्रेंड हैं, क्लासमेट हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सब इसे देख सकें, सब जान सकें, क्योंकि सबके सेशनल एग्ज़ामों में
ये काम में आने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि कॉलेज के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको अपडेट होता रहे, वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं आरोही। आरोही, ठीक है। अब आरोही को हम समझते हैं और अवरोही को समझते हैं। अवरोही, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। चलिए क्रम को भी लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। हम आज पढ़े, 2 महीने बाद जब हमसे एग्ज़ाम में पूछा गया तो हम गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि आज हम इसको पढ़े हैं सिर्फ रट कर, समझ के नहीं। और एक चीज़ होता है कॉन्सेप्ट इज पावर, है ना। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो वो जल्दी से भूलेंगे नहीं। हाँ, अगर आपने रट लिया है ना, तो रट लिया है तो उसे 1 हफ्ते में भूल जाएंगे, दूसरे दिन भूल सकते हैं, 1 महीने में भूल जाएंगे, लेकिन भूलना चाहिए, भूल जाएंगे, ठीक है। और आपने समझ लिया ना तो उसे भूलेंगे नहीं। तो अब देखिए, जब हम इसे रट के ले जाते हैं कहीं, जो है रट के पढ़ते हैं, किसी एग्ज़ाम में चले जाते हैं तो वहाँ गलत करके चले आते हैं। देखिए रटना नहीं है, समझना है आरोही और अवरोही क्रम को। अब आरोही क्रम क्या होता है, तो सीधी सीधी बात समझिएगा, सीढ़ियों का चढ़ना, सीढ़ियों का चढ़ना। जैसे अगर आपको स्टेयर पे जाना, सॉरी छत पे जाना है, ठीक है, छत पे जाना है तो क्या करना है, आप जो है ज़मीन से पहली सीढ़ी रखेंगे, फिर दूसरी पर आएंगे, तीसरी पर, ऐसे चढ़ते चढ़ते जो है छत पे चले जाएंगे, बिल्कुल। तो 1 2 3 4 बिल्कुल करके जो है छत पे पहुंच जाएंगे। तो ये क्या है, सीढ़ियों का चढ़ने का क्रम है। सीढ़ियाँ पे बढ़ रही, एक पे पहले, एक पे पाँव रखे, फिर दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे तक, तो ये बढ़ रहे हैं। अच्छा, बढ़ किस क्रम में रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। क्लियर है? तो यहाँ से ये समझ में आता है कि आरोही क्रम जो होता है वो संख्याओं का, अंकों का, संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम होता है। क्लियर है? सिंपल सी भाषा, संख्याओं का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, संख्याओं का बढ़ता क्रम आरोही क्रम कहलाता है। और आपको अगर कभी भी किन्हीं 2 चीज़ों में कन्फ्यूज़न हो तो किसी एक चीज़ को बखूबी जान लीजिए, दूसरी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। जैसे आरोही, तो आ से आगे समझ लीजिए, आ से आगे, आगे मतलब बढ़ने का क्रम। क्लियर है? चलिए ठीक है। संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम, सीढ़ियों का चढ़ने का क्रम जो है आरोही होता है। अब वही अवरोही आता है। अब सीढ़ियों का जो है उतरना, अगर आप छत पे पहुंच गए हैं तो उतरेंगे भी या फिर उधर ही रहना है। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। तो अगर छत से हमें उतरना है, ज़मीन पर फिर से आना है, तो आप रखेंगे छत की जो है सबसे ऊंची सीढ़ी पर, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर, ठीक है, पाँव रखेंगे, फिर आएंगे नीचे, फिर धीरे धीरे जो है हम कम होते चले आएंगे। अगर 10 सीढ़ियाँ हैं, 10 पाँव है उसके, ठीक है, तो उसमें क्या हो जा रहा है कि आप 10वें पे रखेंगे, फिर 9वें पे आएंगे, फिर जो है 8वें पर, 7वें पर, धीरे धीरे जो है आप 1 और फिर है ज़मीन पर पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए घटने का क्रम हो रहा है, पहले 10, फिर 9, फिर जो है 8, 7, ये क्या है, ये घटने का क्रम है। अब ये घटने का क्रम ही कहलाता है संख्याओं का घटता हुआ क्रम। जो घटता हुआ क्रम होता है वही क्या कहलाता है, अवरोही क्रम। तो यहाँ हम कह सकते हैं संख्याओं का घटता क्रम, घटता क्रम, संख्याओं का घटता क्रम अवरोही क्रम कहलाता है। क्लियर हो गया? जैसे अब समझते हैं कि कैसे ये बढ़ता हुआ क्रम होता है और कैसे घटते हुए क्रम होते हैं। क्लियर है? तो संख्याओं का बढ़ता क्रम किस तरह से बढ़ेगा, तो बढ़ता क्रम अगर हमें लिखना है तो सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो आरोही क्रम को लिखने के लिए सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखते हैं, फिर बड़ी लिखते हैं, फिर आगे बड़ी लिखते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 2, 3, 4,
5 6, ठीक है, ये 10 12 हो गया, 15 हो गया। तो मैं कहूँ कि ये जो श्रेणी दिख रही है ये अवरोही है या फिर आरोही है, तो आप देखोगे कि जो है ये बढ़ते क्रम में जो है श्रेणी चली गई है, अर्थात ये क्या है, आरोही है, ठीक है। अगर यही मैं अवरोही की बात करूं तो मैं कह सकता हूं जो है 10 है, 9 है, 7 है, 5 2 1, ठीक है, -1। तो अगर इस क्रम की मैं बात करूं कि ये जो क्रम है आरोही है कि अवरोही, तो आप कहोगे सबसे पहले बड़ा अंक है, फिर छोटा है, फिर उससे छोटा, फिर धीरे धीरे अंक छोटे होते चले गए हैं, अर्थात सीढ़ियों का उतरने का क्रम, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, अवरोही क्रम में आ जाता है। तो यहाँ से हमने एक चीज़ और जान लिया कि जो अवरोही क्रम हमें लिखना होता है उसमें सबसे पहले बड़े अंक को लिखते हैं, फिर उससे छोटे अंक को, फिर उससे छोटे अंक को, और सब लास्ट में सबसे छोटे अंक को। और जो आरोही क्रम होता है उसमें सबसे पहले हम सबसे छोटे अंक को लिखते हैं, फिर बड़े अंक, फिर उससे बड़े, फिर बड़े, और फिर लास्ट में सबसे बड़े अंक को लिख देते हैं। क्लियर है? छोटे अंक से बड़े अंक की तरफ बढ़ना आरोही क्रम, बड़े अंक से छोटे अंक की तरफ आना क्या है, अवरोही क्रम। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए सवाल कैसे बनते हैं, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लिया करें अगर जिनको नहीं समझ में आया है, जो नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। छोटी टॉपिक है लेकिन गलतियां हो जाती हैं। अब ये चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक। तो यहाँ अब प्रश्न की बात होती है, क्वेश्चन की बात होती है कि क्वेश्चन किस प्रकार से दिए जाएंगे। कहेंगे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में सेट करिए। दी गई संख्याओं को अगर संख्याएं दे दीजिए 5 7, मैं छोटे अंक ही ले रहा हूँ, ठीक है, 1 3 2 11 13 10, ठीक है। अब इस तरह से अगर संख्याएं दे दी जाए और आपको कह दे कि इन संख्याओं को आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो व्यवस्थित कैसे करना है हमने अभी जस्ट पढ़ा, और आपको जस्ट पता है जब भी इसमें कंफ्यूजन हो कौन सा बढ़ता क्रम है कौन सा घटता क्रम, तो एक को पकड़ना आ से आगे, आगे की तरफ मतलब बढ़ता क्रम। तो आपको क्लियर हो गया, जब एक बढ़ता क्रम हो गया तो दूसरा घटता क्रम होगा, संख्याओं का बढ़ना और संख्याओं का घटना, ठीक है। चलिए आ जाते हैं आरोही क्रम। अब बढ़ते क्रम में, अब बढ़ते क्रम में कैसे कोई संख्या लिखी जा सकती है, सबसे पहले छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तभी तो बढ़ने का क्रम होगा। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ हमने देखा 1 है, 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर जो है 3 आएगा, 3 के बाद जो है 5 है, फिर 7 है, फिर 10 है, फिर 11 है, फिर ये 13 है, ठीक है। तो ये देखिए हमने आरोही क्रम में सेट कर दिया, सबसे छोटे से भाई बढ़ते क्रम में सेट कर दिया। अच्छा अवरोही को अगर लिखना है तो जस्ट उसी का उल्टा लिखते चले आइए आप, है ना, 13 11 10 7 5 सॉरी, है ना, 5 है, 3 है, 2 है, 1 है। क्लियर है? क्योंकि संख्याएं वही थी तो जो है जो मैंने जस्ट पलट लिया, उलट लिया जो है तो जल्दी से आ गया। और वरना तो अगर संख्या चेंज होती तो आरोही अवरोही क्रम आप कैसे लिखते हैं, अवरोही क्रम आप लिखते हैं सबसे पहले बड़े अंक को लिखते हैं, फिर देखते हैं उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक, फिर जो है ऐसे लास्ट में सबसे छोटे अंक को हम लिख लेते हैं। ये आरोही और अवरोही का क्रम है। ये इतनी सी टॉपिक थी, इस पर बस संख्याओं को दिए जाएंगे और पूछे जाते हैं। चलिए एक और एग्जांपल हो जाए, एक और क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं आप सबसे, ठीक है। ले आइए। आते हैं, अब एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब मैं कहूं कि दी गई संख्याओं को आरोही में, आरोही और अवरोही में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही आपने क्या सीखा, छोटे से बड़े की तरफ सबसे पहले छोटा अंक लिखेंगे।
चलिए अब छोटा अंक किधर है देखते हैं। 1953, 1994, 1935, 1971, बाकी सब 1900 में है, बाकी 53, 94, 35, 71 को कंपेयर कर लेते हैं हम, ठीक है। तो अभी मैं देखूँ तो जो है 1935 जो है सबसे छोटा है, तो 1900 हमने 35 को पहले लिख लिया सबसे छोटे को, क्योंकि आरोही छोटे से बड़े बढ़ते क्रम में आगे की तरफ हमें जाना है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये हो गया, अब इससे जस्ट बड़ा भाई 53 आ जाएगा, 1953 आ गया। फिर इससे जस्ट बड़ा 1971, फिर सबसे बड़ा 1994। अब ये हमारा क्रम हो गया आरोही क्रम। अगर अब हमें बात करना है अवरोही क्रम का, सॉरी ये आरोही क्रम था, अवरोही क्रम का, तो अब हमें क्या करना है, अवरोही क्रम में हमें कैसे सेट करना होता है, घटते क्रम में। अच्छा कोई भी संख्या घटेगी कैसे, संख्याओं का जो है क्रम घटता क्रम कैसे लिखेंगे। अगर हमें लिखना हुआ जो है तो सबसे पहले हम बड़े अंक को लिखेंगे, फिर छोटे अंक को लिखेंगे, फिर उससे छोटे अंक को लिखेंगे। तो यही क्रम जो होता है ये जो है अवरोही क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो सबसे पहले बड़े अंक को देखा हमने जो है 1994 है, हमने 1994 लिख दिया। उससे हो गया 1971 को लिख लेते हैं, फिर उससे छोटा हो गया 1953 हो गया, ठीक है, और फिर जो है 1935 हो गया। तो ये क्रम भी हमने देख लिया और ये क्रम भी जो है हमारा सेट हो गया आरोही और अवरोही का इन संख्याओं का। तो बिल्कुल इस तरह से अगर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है अवरोही और अवरोही का, तो आपको जस्ट बता देना है संख्याओं का बढ़ता क्रम जो होता है वो आरोही क्रम होता है, संख्याओं का घटता क्रम जो होता है वो अवरोही क्रम होता है। क्लियर है? चलिए ठीक है, अब अगले टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अगली टॉपिक पे। अब ये देखते हैं विभाज्यता के नियम को। विभाज्यता के नियम को भी हम समझते हैं, जानते हैं, और जहाँ गलतियाँ होती है उसे कैच करते पकड़ते हैं ताकि गलतियाँ हमसे ना हो। तो विभाज्यता का नियम क्या होता है, हमें पूछा जाता है 2 से भाज्य संख्या है। कभी कभी संख्या दी जाती है कि 1250 2 से भाज्य है अथवा नहीं, 3 से भाज्य है अथवा नहीं, है ना। 4 विकल्प दे दिए जाते हैं कि दिए गए 4 विकल्पों में जो संख्याएं हैं वो 2 से भाज्य है अथवा नहीं। तो हमें विकल्प अगर दिया गया है तो वहाँ हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करके कम समय में बताना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे में अब हम देखते हैं कि विभाज्यता के नियम क्या होता है। हम जानते हैं कि 2 से भाज्य संख्याओं के बारे में, 3 से भाज्य संख्याओं के बारे में, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 10 से, ठीक है। तो ये बारी बारी से हम 2 से 3 से सभी संख्याओं के विभाज्यता के नियम को जानते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं 2 से भाज्य संख्याएं, 2 से भाज्य विभाज्यता के नियम। तो 2 से भाज्य हम संख्याएं जानते हैं, देखते हैं। तो इसको समझिए, कोई भी संख्या 2 से भाज्य तब होगी, कोई भी संख्या, कोई भी दी गई संख्या 2 से भाज्य होगी यदि उस संख्या के इकाई अंक, इकाई के स्थान पर जो अंक हो वो 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वो जो है संख्या पूरी जो है 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब यहाँ एक बात और आ जाती है, किसी भी संख्या का इकाई के अंक पर कितनी संख्याएं आती हैं पता है? कितनी संख्या आ सकती हैं? 0 आ सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8 और ये 9। कोई भी अगर दी गई संख्या है तो उसके इकाई स्थान पर इन 10 अंकों के अलावा कोई और संख्या नहीं आ सकती, क्योंकि इन 10 अंकों के अलावा अगर 11 आ रहा है तो 11 में भी इकाई का अंक 1 है ना। 15 आ रहा है तो 15 में भी इकाई का अंक जो है 5 है। तो यहाँ हम देखते हैं कोई भी अगर दी गई संख्या है तो उसके इकाई स्थान पर जो अंक आएगा 0 से लेकर 9 तक के ही अंक आएंगे, इसके अलावा नहीं आएंगे। तो चलिए अब वहाँ आ जाती है बात 2 से भाज्य की। तो जब कोई भी दी गई संख्या है अगर उसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब यहाँ देखते हैं, जैसे मैंने कहा 5690, अब कह दिया गया 5690 2 से भाज्य है कि नहीं, 2 से विभाजित है कि नहीं। तो हमने देखते ही आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, हमने देखते ही जो है बता दिया, क्योंकि हमने नियम पढ़ा है। क्योंकि अगर इकाई के अंक पर 0 आ गया है, 2 आ गया है, 4 आ गया है, 6 आ गया है, 8 आ गया है, तो ऐसे में तुरंत हम जान जाएंगे कि ये 2 से पूरा कट जाएगी। तो इकाई दी गई संख्या है, इकाई के अंक से 0 आ गया, 0 आ गया, तो ये पूरी संख्या क्या है, 2 से भाज्य है। फिर देख लेते हैं आगे,
7492 है। अब 7492 में इकाई के अंक पे 2 आ गया और हमें पता है कि इकाई के अंक पे 2 आ गया तो ये संख्या 2 से भाज्य हो जाएगी, ये भी कट जाएगी। आगे देख लेते हैं, 13 31 दिया गया है आपको, ठीक है, 13 31 दिया गया। हमें पता है कि अगर इकाई के अंक पे 0 2 4 6 8 आता है तभी 2 से कटेगा, वरना नहीं कटेगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो 0 है नहीं है, 2 है नहीं है, 4 6 8 नहीं है, इकाई के स्थान पर 1 है, अर्थात ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो आपसे पूछा जा सकता है बिल्कुल इस तरह से, कोई भी संख्या दे दिया गया और कहा गया दी गई संख्या 2 से भाज्य है अथवा नहीं, तो आपको तुरंत सेट करके रखना है 0 2 4 6 8। अगर इकाई के अंक पे आ रहे हैं तो वो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। चलिए आप देखते हैं 3 से भाज्य, 3 से भाज्य हम देख लेते हैं। देखिए 3 से भाज्य संख्या क्या होती है, यदि कोई दी गई संख्या है ना और उसके अंकों का योग अगर हम कर लें और वो योग अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या जो है 3 से कट जाएगी, है ना। तो हम कर लेते हैं 3 से भाज्य, कह देते हैं भी किसी दी गई संख्या के अंकों का योग, किसी दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से भाज्य है तो वह पूरी संख्या 3 से भाज्य हो जाएगी। भाज्य होगी, जैसे देख लेते हैं, जैसे अब मैं कहूं कि 856 अगर मैं कहूं तो 856 3 से भाज्य है या नहीं, तो आप क्या करोगे, आप पता करोगे या तो भाग देने जाओगे 3 से, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास एक और सरल तरीका भी है सीधे जानने का कि 3 से कटने का कंडीशन, तो हमें अगर पता है कि 3 से कटने का कंडीशन की दी गई संख्याओं के अंकों का योग अगर हम करें और वो योग जो है 3 से कट जा रहा है तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो चलिए अंकों का योग करके देखते हैं, फिलहाल कटने वाला है नहीं, देखते हैं। ये 8 है, 5 है, 6 है, 856 में अंकों का योग हमने ले लिया, 8 5 13 और 13 6 कितना हो गया 19, ठीक है। और अब हमने देखा कि ये जो योग आया, ये जो योग आ गया, ठीक है, ये जो योग आया 3 से भाज्य है अथवा नहीं, तो 3 से ये तो योग भाज्य है नहीं। अब अगर 19 आया हुआ योग 3 से नहीं कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी, क्लियर है, पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब अगर ये नहीं कटी तो ये संख्या 3 से भाज्य नहीं है। आगे देख लेते हैं और कौन सी संख्या कट रही है, ठीक। अब कह दिया कि 728 3 से भाज्य है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, तुरंत जो है अंकों का योग करेंगे, सॉरी, तो अंकों का योग करेंगे और देखेंगे कि 8 2 10 और 7 17 और 17 बटे आ गया 3। अब 17 में 3 से हमने भाग दिया और देखा कि ये कटने वाला है नहीं, अर्थात ये पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी, क्लियर है। अब ये दोनों संख्या नहीं कटी, अब कोई एक ऐसी संख्या ले लेते हैं जो भाई 3 से कट जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मैं आपको जो है पूछे गए प्रश्नों पर ही बात कर लेता हूँ। ये देखिए एक पूछा गया प्रश्न है दिया गया है 12 49 6 है, ठीक है। देखिए ये जो है पूछा गया है टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है, देखिए, ठीक है। मेरे पास एक जो है टेट का सिलेबस पड़ा है इधर, तो उधर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। तो 12,496 कह रहा है कि दी गई संख्या 3 से भाज्य है अथवा नहीं। तो अब जिससे पता होगा वो टेट में करके आया होगा, ठीक है, कि ये 3 से भाज्य है कि नहीं, वो क्या हुआ, काउंट किया होगा अंकों का योग
और जस्ट बता दिया होगा कि ये आया हुआ कि नहीं। तो ये कितना आ जा रहा है 3, 4, 3, 7, इधर से जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 4, 3, 7 हो गया, 9 हो गया। ये अंक भी नहीं कटने वाला है, ये अंक भी नहीं कटने वाला है। अच्छा देखिए, ये अंक भी जो है पूछा गया प्रश्न है, बाकी 3 से ये भाज्य नहीं है, तो ये आ जा रहा है 4, 3, 7, 9 हो गया और 6, ये हो जाएगा 22। ठीक है, तो 22। अब अंकों का योग अगर आ गया 22, ठीक, अब अंकों का योग आ गया 22, तो अब हम देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं। तो ये भी 3 से नहीं कट रहा है, अर्थात ये पूरी संख्या नहीं 3 से कट रही है। तो अभी तक मैंने ऐसे कोई अंक ही नहीं लिए हैं जो 3 से कटे हों। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जितने भी एग्जाम्पल आए वो 3 से कटने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो अभी मैं देख लेता हूँ 3 से कटने के लिए अंक कोई एक देख लेता हूँ। तो अगर मैं कह दूँ 5, और ये ले लेता हूँ, ठीक है, 585 ले लेता हूँ, तो इनके अंकों का अब मैं जो है योग कर लेता हूँ और ये हो जाएगा 5, 8 और ये 5। ये एक ऐसा अंक है जो है कट जाएगा, छोटा सा अंक मैंने लिया है खुद से ताकि जो है कट जाए, क्योंकि एक भी एग्जाम्पल मैंने लिए नहीं। तो ये हो जाएगा 8, 5, 13 और 13, 5 जो है 18 हो जा रहा है। और हमने देखा ये जो योग आया है, ठीक है, और इस योग को अगर हम 3 से काटें तो जो है पीछा का 18 हो रहा है, और ये पूरी संख्या अगर हम देखें तो जो है 3 से जो है पूरी कट जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो है 3 से भाज्य है। अब यहाँ तक देख लेते हैं। अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ लिया है और जान लिया है कि अगर कोई दी गई संख्या है और उसके अंकों का योग करने पर 3 से वो योग कट जा रहा है, तो वो पूरी संख्या कट जाती है 3 से। ठीक, तो आगे अब हम देखते हैं 4 से भाज्य संख्याओं के बारे में। ठीक है, 4 से भाज्य संख्याओं के बारे में, तो इससे हम मिटा देते हैं। अब 4 से भाज्य के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये आ जाता है 4 से भाज्य, 4 से भाज्य। अब देखिए कहा यह जाता है कोई भी संख्या 4 से भाज्य तब होगी, कोई भी संख्या 4 से भाज्य तब होगी जब उस संख्या के इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से भाज्य हो जाए। तो ये चीज हम देखते हैं। 4 से भाज्य संख्या, कोई संख्या 4 से भाज्य होगी जब संख्या के इकाई और दहाई के अंक से बनी, इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या 4 से भाज्य है। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। कहा कोई संख्या 4 से भाज्य तब भाज्य होगी जब संख्या के इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या 4 से भाज्य हो। ठीक है, भाज्य हो। तो अब यहाँ देख लेते हैं ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं, ठीक है, जो 4 से भाज्य हो रही हैं और नहीं भी हो रही हैं। अगर आपसे कभी के एग्जाम में पूछ लिया गया और एक दे दिया गया, ठीक है, कोई अंक, अब कह दिया गया कि ये संख्या 4 से भाज्य है अथवा नहीं, तो आप तुरंत जो है इकाई और दहाई के अंक से जो संख्या बन रही है उसमें 4 से भाग देकर देखना और आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कह दूँ 2496, 2496, ठीक, तो इसमें हो गया 2496। अब ये संख्या 4 से भाज्य है अथवा नहीं है, हमें पता चला 4 से भाज्य होने का कंडीशन
कंडीशन ये है कि संख्या के इकाई और दहाई से बनी संख्या, तो इकाई और दहाई से संख्या कौन बन रही है? इकाई दहाई से संख्या 96 बन रही है। अब 96 को हम जो है 4 से काट के देख लेते हैं। तो अगर हमने 4 से विभाजित किया तो ये आ गया कितना? 4 दूनी 8, एक हासिल इसमें गया और ये हो गया 4 चौक 16। ठीक है, तो ये संख्या के इकाई और दहाई के अंक से बनी अंकों से जो है बनी ये संख्या जो 96 है, और 96 को जब हमने 4 से विभाजित किया तो ये जो है 24 अर्थात 24 था और पूरी पूरी कट गया। तो हमें यहाँ पता ये चल जाता है कि ये जो पूरी संख्या है ये 4 से कट जाएगी। क्लियर है? ये 4 से कट जाएगी। एक संख्या और ले लेते हैं, एक संख्या और ले लेते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब इस संख्या के बारे में अगर हम बात करें, कह दे कि ये जो है संख्या 4 से भाज्य है अथवा नहीं, तो आप कहोगे कि 4 से भाज्य होने का कंडीशन हमें पता है। इकाई और दहाई के अंकों से बनी जो संख्या है वो अगर 4 से कट जा रही है तो ये पूरी संख्या जो है कट जाएगी। तो ये हमने देखा कि ये जो है इकाई और दहाई के बनी जो संख्या 36 हो रही है वो 4 से कट रही, तो ये पूरी संख्या जो है 4 से कट जाएगी, हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही पता चल जा रहा है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पढ़ते हैं 5 से भाज्य संख्याओं के बारे में। लेकिन जो है आज का सेशन समाप्त हो गया है, आज का क्लास समाप्त है। तो अगले क्लास में हम बात करेंगे 5 से भाज्य संख्याएं, 6 से भाज्य संख्याएं, 7 से भाज्य संख्याएं, 8 से, 9 से, 11 से। तो इम्पोर्टेंट जो होता है वो हो जाता है 11 का हो जाता है, 7 वाला हो जाता है, 13 का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम विशेष ध्यान देंगे ऐसे टॉपिकों पर और देखेंगे फिर से कि जो है कितने प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।